बनाना सीख लिया था। अब वे लोहे का हथियार या फिर औजार बनाने लगे जो अपने जीवन को आसान बनाने के लिए। तो इन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी बनाई, लोहे में लकड़ी के हल में लोहे का फाल लगाया जिससे कि जमीन की जुताई आसान हो गई, और कुल्हाड़ी के आविष्कार के बाद जंगलों की सफाई भी आसानी से होने लगी। अब इस समय के राजाओं महाराजों सम्राटों ने कृषि की महत्व को समझ लिया। अब उन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें आगे में विकसित करने के लिए उन्होंने सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने नहरें निकाली, नदियों से तालाब खुदवाए, कुएं खुदवाए, जलाशय बनाए जिससे कि जल को एक जगह इकट्ठा किया जा सके और सिंचाई के लिए इनके जल का इस्तेमाल किया जा सके, और दूर दराज के इलाके जहाँ नदियों से दूर है वहाँ पर भी सिंचाई आसानी से हो सके। अब इस चैप्टर में हम लोग गांव की व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों में जो गांव होते थे, उन गांव में लगभग 3 तरह के लोग रहते थे। तो हम दक्षिणी भारत के गांव की व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि वहाँ कैसे लोग रहते थे, कौन कौन से लोगों को क्या क्या कहा जाता था। तो जब गांव में एक होता है धनी व्यक्ति जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, उसके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति होती है, धन होती है, तो वो गांव का प्रधान होता था, यानी गांव का मुखिया, उसे बेलल्ला कहा जाता था। और दूसरे हैं जो साधारण हलवा हो या फिर जो खाना पीना बनाते हैं या फिर काम करते हैं, मध्यम वर्ग के लोग, उन्हें उणवार कहा जाता था। और तीसरे हैं मजदूर, भूमिहीन मजदूर जिनके पास अपना कुछ नहीं है, वो जमीन उमीन नहीं है, वो दूसरों के यहाँ मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनको कहीं दास कहा जाता, कहीं कडेसियार कहा जाता, क्यों अधीमई कहा जाता। उसी प्रकार भारत के उत्तरी क्षेत्रों के गांव में भी जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है, ज़्यादा जमीनें हैं, वो गांव का धनवान है, वो गांव का प्रधान होता था। इसे ग्राम भोजक कहा जाता था। और ये ग्राम भोजक की जो पदवी होती है ये वंशानुगत होती है, यानी बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद पीढ़ीगत वही लोग बनते थे गांव के प्रधान। और लगभग हर गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार ये लोग होते हैं जो अपने जातिगत कर्म के आधार पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और इसी समय पूरा स्थलों की खुदाई से हमें बहुत से सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि ये सिक्के गोलाकार या फिर आयताकार धातुओं जैसे कि चांदी और तांबा के धातुओं में ये ठोक ठोक कर इनके एक सतह उठा हुआ और दूसरा सतह धंसा हुआ होता था, इसलिए इनको आहत कहा जाता था। और ये सिक्के इतने महत्वपूर्ण थे कि ये लगभग 500 सालों तक चलन में रहे, ये बंद नहीं हुई, ये 500 सालों तक। तो नगर शोर शराबे हलचलों से भरा हुआ करते थे क्योंकि ये बहुत से कार्यों के, बहुत से क्रियाकलापों के, विधियों के ये केंद्र बन जाते थे। इसको हमें एक मथुरा नगर का, उस समय का एक महत्वपूर्ण नगर मथुरा के द्वारा उदाहरण देकर के समझाया गया है। जैसे कि मथुरा आज से 2500 साल पहले मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर बन चुका था। इसके चारों तरफ किलेबंदी की गई थी और यहाँ पर तरह तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती थी जिसका निर्यात दूसरे भागों में भी किया जाता था, इसलिए यह मूर्तियों का केंद्र बन गया। और यहाँ पर जो मंदिरें थी और उनमें जो मूर्तियाँ थी उन पर हमें संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुए हैं। संक्षिप्त अभिलेख मतलब कि वैसे राज परिवार के लोग तथा बड़े बड़े व्यापारियों के परिवार के लोग, ये लोग मंदिरों में दान दिया करते थे, तो उनके नाम तथा दान की सूचियों को प्रस्तर खंडों या फिर मूर्तियों पर अभिलेखित कर दिया जाता था। यह नगर इतना महत्वपूर्ण रहा कि आगे लगभग आज से 2000 साल पहले यानी कुछ समय बाद यह कुषाणों की दूसरी राजधानी तक भी बन गया। और यह मथुरा एक धार्मिक केंद्र बन करके उभरा, जिसका आज भी हमारे धर्म में मथुरा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और नगरों में रहने वाले शिल्प तथा शिल्पकार ये मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन बनाते थे, और इन बर्तनों को हम लोग उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। उत्तरी इसलिए इसमें काले चमकीले पात्रों में उत्तरी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जितने भी पात्र हमें पूरा स्थलों से खुदाई के बाद मिले हैं, ये लगभग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों से ही प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। और ये लोग
जब मिट्टी के बर्तनों को उच्च ताप पर पकाते थे तो वो काला हो जाता था और उस पर एक काला लेप चढ़ा करके उसको चिकना और चमकीला कर देते थे, इसलिए इसको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। और ये शिल्पकार तथा व्यापारी आपस में मिल करके एक संघ बना लेते थे जिसको श्रेणी कहा जाता था, उस समय श्रेणी कहा जाता था। व्यापारियों का काम होता था कि वो व्यापार करें तथा कुछ व्यापारी मिल करके बैंक जैसे एक संस्था बना लेते थे जो दूसरे या छोटे या फिर मध्यम स्तर के व्यापारियों या थे आम लोगों को कर्जा देते थे, उससे वो लोग सूद कमाते थे, मुनाफा कमाते थे। और शिल्पकारों का काम था लोगों को प्रशिक्षण देना, शिल्प सिखाना, उसका प्रशिक्षण देना। और ये संघ का काम महत्वपूर्ण काम होता था कच्चा माल उपलब्ध कराना शिल्पकारों को और तथा तैयार माल का वितरण करना यानी व्यापारियों को देना, जिससे कि व्यापार सुचारू रूप से बिना भेदभाव के चल। अरिकामेडू जो आधुनिक पुडुचेरी में है, यह नगर आज से 2200 से 1900 साल पहले तक खूब विकसित हुआ, एक पतन के रूप में यह एक केंद्रीकृत नगर बन गया। एक पतन, यहाँ पर एक पतन था जहाँ पर एशिया, यूरोप, मध्य एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से आने वाले व्यापारियों की जहाजें इन पतनों पर लगती थी और उन पर से सामान उतारे जाते थे। इस तरह यह व्यापार का एक केंद्र बन गया। और यहाँ पर जो हमें खुदाई से ईंटों का ढांचा मिला है वो हमें बताता है कि यहाँ पर बड़े बड़े गोदाम थे जो जहाँ पर जहाजों से उतारे हुए सामान यहाँ पर गोदामों में रखे जाते थे। और यहाँ पर हमें एक मिट्टी के बर्तन का पात्र भी मिला है जिसे एम्फोरा कहा जाता है। ये सामान्यतः शराब और तेल को इनमें भर करके व्यापार में इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। और कुछ हमें लाल मिट्टी के चमकदार बर्तन भी मिले हैं जिन्हें एरेटाइन कहा जाता है, क्योंकि इटली का एक शहर है एरेटाइन, उसी के नाम पर इसका नाम, बर्तन का नाम एरेटाइन रखा गया है। क्योंकि इटली में भी खुदाई से हमें ऐसे ही बर्तन मिले हैं, तो इसे हो सकता है कि ये बर्तन वहाँ से आयात हो रहे हो या फिर यहाँ से निर्यात हो रहे हो। और यहाँ पर हमें कुछ रोमन लैंपे, शीशों के बर्तन, रत्न और कुंड मिले हैं जो सामान्यतः कपड़ों की रंगाई में इनका इस्तेमाल होता होगा। और उस समय का यहाँ पर व्यापार तथा व्यापारी जो होते थे वो मध्य एशिया से, यूरोप से तथा अफ्रीका से व्यापार करते थे। और ये मसालों का व्यापार ज़्यादा होता था क्योंकि दक्षिण भारत मसालों का गढ़ है और यहाँ से मसाले पूरे मध्य एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में इनकी बहुत मांगे होती थी। खास करके मसालों में काली मिर्च, जिसे रोमन साम्राज्य में काला सोना भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर खुदाई में हमें बहुत सारे रोमन सिक्के प्राप्त हुए। इससे हमें पता चलता है कि उस समय भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच एक अच्छा व्यापारिक संबंध था, वहाँ पर काला सोना कहा जाता था। और सामान्यतः ये सभी व्यापारी व्यापार के लिए यानी समुद्री यात्रा में मानसून की सहायता लेते थे, यानी उस तरफ से हवा चली इधर भारत आने के लिए तो वो इधर आ गए, और यहाँ से जब हवा चली उल्टी तरफ तो यहाँ से वहाँ चले गए। तो ये मानसून की सहायता से समुद्रों में यात्रा करते थे।